हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा कंपनी लॉ सेकंड पेपर और सेकंड पार्ट। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, यही 50-60 क्वेश्चन के आसपास है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एमसीक्यू नहीं मिल रहा था। फर्स्ट पार्ट आपका जा चुका है 100 क्वेश्चन का, ये सेकंड पार्ट है। तो जल्दी से इसको भी पढ़ लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा, और लेक्चर को अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया गया है कि एक कंपनी का संचालक नियुक्त किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी का संचालक किसको नियुक्त किया जा सकता है? एक व्यक्ति, फर्म, निगमित संस्था, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है कि कंपनी का संचालक एक व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। दूसरा कह रहा है संचालक मंडल की सभा आवश्यक होती है कम से कम, मतलब संचालक मंडल की सभा साल में कितनी बार बुलाई जाती है? तो सबको मालूम है कि संचालक मंडल की सभा साल में कितनी बार बुलाई जा सकती है? प्रत्येक 3 माह पर बुलाई जाती है और 4 बार बुलाई जाती है। मतलब कम से कम प्रत्येक 3 माह में 1 बार होना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, बहुत टिपिकल टाइप के होंगे। सोच रहे होंगे कि पढ़े हैं, लेकिन ठीक है पढ़े हैं, लेकिन उसके ऑप्शंस कुछ घुमा कर दिए होंगे, ठीक है? तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है, योग्यता अंश निर्धारित किए जाते हैं। बताइए, योग्यता अंश किसके लिए निर्धारित किए जाते हैं? तो योग्यता अंश कंपनी के संचालकों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी का प्रथम संचालक नियुक्त किया जाता है। ये तो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले लेक्चर में भी था। तो ये प्रवर्तकों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक निजी कंपनी में कम से कम होने चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होने चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखा वर्ष की समाप्ति से कितनी अवधि के अंदर बोनस का भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए, बशर्ते कि बोनस का भुगतान के संबंध में कोई विवाद न हो। मतलब कह रहा है कि लेखा वर्ष की समाप्ति के कितने टाइम के अंदर बोनस का भुगतान अवश्य कर देना चाहिए, लेकिन उस कंडीशन में कि उस पर कोई विवाद न हो। तो इसका सही ऑप्शन है कि 8 महीने के अंदर उसका कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति एक समय में अधिक से अधिक कितनी कंपनी का संचालक नहीं हो सकता है? लिखा है नहीं हो सकता है। तो आपसे मैं बता दूं कि 20 कंपनी से अधिक का एक समय में वो संचालक नहीं हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही, माने अधिक से अधिक 20 का हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राधिकरण प्राधिकरण कंपनी की संपत्तियों को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक निर्देश दे सकता है। किसको निर्देश दे सकता है? अंतरिम प्रशासक को। अगला क्वेश्चन है संचालकों का अवकाश ग्रहण करना आवश्यक नहीं है। संचालकों का अवकाश ग्रहण करना आवश्यक नहीं है किस कंपनी के लिए? इन निजी कंपनी के संबंध में कहा जा रहा है कि निजी कंपनी के संदर्भ में यह आवश्यक नहीं है। अगला है प्रथम संचालक मंडल की नियुक्ति की जाती है। प्रथम संचालक मंडल की नियुक्ति किसके द्वारा? प्रवर्तक द्वारा। कई बार रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगला कह रहा है कि यदि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तो अंकेक्षक को इसकी सूचना किसको देनी चाहिए? यदि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तो इसकी सूचना अंकेक्षक को किसको देनी चाहिए? संचालक मंडल को देनी चाहिए। ऑप्शन ए सही है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संचालक के आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति निम्नलिखित के द्वारा होती है। यदि एक संचालक आकस्मिक उसका पद रिक्त हो जाता है तो इसकी पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी पूर्ति संचालक मंडल द्वारा की जाती है। अगला कह रहा है साधारण सभा में लाभांश की घोषणा के पश्चात, साधारण सभा में लाभांश की घोषणा के पश्चात इसका भुगतान आवश्यक होता है। इसका भुगतान आवश्यक होता है कितने दिन के अंदर? 42 दिन के अंदर। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संचालक लाभांश की घोषणा करते हैं। संचालक लाभांश की घोषणा कब करते हैं? भाई एनुअल जब मीटिंग होता है, वार्षिक साधारण सभा होता है, उसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लाभांश की गणना की जाती है। हाँ, लाभांश की गणना किस मूल्य पर की जाती है? हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही टिपिकल एक क्वेश्चन है कि लाभांश की गणना चुकता मूल्य पर अर्थात पेड अप कैपिटल पर की जाती है। पेड अप कैपिटल पर की जाती है, ठीक है। अगला है लाभांश की गणना की जाती है। अब सोच रहे होंगे कि ये भी डबल एक ही जैसे क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऑप्शंस कुछ चेंज है। लाभांश की गणना किस पर की जाती है? प्रदत्त मूल्य। प्रदत्त मूल्य को ही चुकता मूल्य या पेड अप
मूल्य कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि एक कंपनी लाभांश का भुगतान कर सकती है किस पूंजी पर, ये भी ध्यान दीजिएगा, केवल प्रदत्त पूंजी पर। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर कि पूंजीगत लाभांश संबंधित है। बताइए पूंजीगत लाभांश किससे संबंधित है? अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम से, समामूल्यन से, पूर्व लाभ से, ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम से, उपरोक्त सभी, तो सभी से। अगला है लाभांश तब देय होता है जब, ध्यान दीजिएगा, लाभांश तब देय होता है जब संचालकों द्वारा संस्तुति की गई हो और अंशधारियों द्वारा अनुमोदित हो, तभी लाभांश देय होता है। ठीक है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन कि अधिलाभांश मतलब बोनस शेयर का अर्थ उस अंश से है जिससे निर्गमित किया जाता है। बोनस अंश भाई किसको निर्गमित किया जाता है, फटाफट बताइए। वर्तमान समता अंशधारियों को बिना किसी प्रतिफल के। अगला है किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है? किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। संचालक मंडल दिया गया है, मध्य प्रबंध, उच्च, निम्न प्रबंध, उच्च प्रबंध, बताइए कौन सा करता है? तो संचालक मंडल करता है। अगला है संचालकों द्वारा याचना से पूर्व अंशधारियों से प्राप्त अग्रिम को क्या किया जाता है? तो आपसे मैं बता दूं, अग्रिम जो याचना संचालकों द्वारा याचना से पूर्व अंशधारियों से प्राप्त जो अग्रिम होता है, अग्रिम याचना खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टंकवाड़ नियम का संबंध किससे है? टंकवाड़ नियम का संबंध किससे है भाई? तो टंकवाड़ नियम का संबंध सीधे रचनात्मक सूचना के सिद्धांत से। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। बाहरी व्यक्ति जो परम सद्विश्वास में कंपनी के साथ व्यवहार करते हैं और यह मानने के अधिकारी है कि कंपनी ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह सिद्धांत आपसे बताते आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत कहलाता है। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन कि आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसको संरक्षण प्रदान करता है? जो आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत है, यह संरक्षण किसको प्रदान करता है? प्रबंध संचालक को। ठीक है। अगला है सभा की कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? देखिए सभा की कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष के भी हस्ताक्षर होते हैं और सचिव के, लेकिन इसमें दोनों का ज्वाइंट नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन पहला ही होगा, अध्यक्ष मुख्य है। ठीक है। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन कि अंशों द्वारा सीमित एक सार्वजनिक कंपनी के संचालकों द्वारा प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति होती है। अंशों द्वारा सीमित एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों द्वारा प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो बताइए प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है भाई? कब होती है? तो इसके रजिस्ट्रेशन होने के 6 महीने के अंदर होती है। अगला कह रहा है 18 नंबर कि एक सार्वजनिक सीमित कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या कितनी हो? एक सार्वजनिक सीमित कंपनी में, पब्लिक कंपनी में पूछ रहा है। देखिएगा ये ऑप्शन गलत हो गया है, ये 28 नंबर है। ठीक ना, इसको करेक्शन एडिट कर दीजिएगा, 28 नंबर 3 होती है। ठीक है। कंपनी सचिव का दायित्व होता है, कंपनी सचिव का दायित्व क्या होता है? वैधानिक और संविदात्मक दोनों होता है। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कंपनी सचिव है। कंपनी सचिव भाई क्या होता है बताइए? कंपनी सचिव, ऑप्शन पहले सुन लीजिए, हिसाब किताब तथा अंकेक्षण से किसी प्रकार से संबंधित नहीं होता है, तो ये गलत है। हिसाब किताब तथा अंकेक्षण से परोक्ष रूप से संबंधित होता है, ये भी गलत है। हिसाब किताब या अंकेक्षण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है, ये भी गलत है। हिसाब किताब में हेराफेरी के लिए कानूनी रूप से दंडनीय होता है, ये ऑप्शन सही दिख रहा। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन की रचनात्मक सूचना सिद्धांत हितों की रक्षा करता है। रचनात्मक सूचना सिद्धांत है किसके हितों की रक्षा करता है? कंपनी की। 32 नंबर क्वेश्चन है रचनात्मक सूचना का सिद्धांत सुरक्षा प्रदान करता है, ये किसकी सुरक्षा प्रदान करता है? कंपनी के बाहरी व्यक्तियों की। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन सेंस में इसके दोनों का अंतर है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक सूचना सिद्धांत का अपवाद है? रचनात्मक सूचना सिद्धांत का अपवाद क्या है, कौन है? आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। अगला है उच्च स्तरीय प्रबंध में शामिल है। बताइए उच्च स्तरीय प्रबंध में क्या क्या शामिल है? संचालक मंडल भी शामिल होता है, और देखते हैं क्या क्या दिया है।
इसमें अध्यक्ष और संचालक मंडल भी दिया है, प्रबंध संचालक उपरोक्त सभी होगा, सभी उच्च प्रबंध में या उच्च प्रबंध में शामिल होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक पूंजी कंपनी के अंश किसके द्वारा आवंटित किए जाते हैं? सार्वजनिक पूंजी कंपनी के अंश किसके द्वारा आवंटित किए जाते हैं? तो संचालक मंडल द्वारा आवंटित किए जाते हैं। सार्वजनिक कंपनी के संचालकों को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है? सार्वजनिक कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उसे ज्वाइंट रूप में क्या कहा जाता है? संचालक मंडल। ऑप्शन सी सही है, संचालक मंडल कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सार्वजनिक कंपनी के संचालक मंडल का चुनाव कौन करता है? एक सार्वजनिक कंपनी के संचालक मंडल का चुनाव कौन करता है? समता अंशधारी यही ना मालिक होते हैं, करते हैं। अगला कह रहा है कि एक पूर्णकालिक कंपनी संचालक की अधिकतम पारिश्रमिक लाभ कितना % होगा? अधिकतम 11% तक निर्धारित किया गया है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगला कह रहा है कि कपट के लिए कारावास की सजा, मतलब कंपनी में कोई कपट किया जाता है उसकी कारावास की सजा न्यूनतम अवधि क्या होती है? तो इसके लिए न्यूनतम अवधि 6 महीने होती है। कपट के लिए कारावास की सजा की अधिकतम अवधि क्या होती है? सजा क्या, वो तो कारावास की है, सजा की कितनी अवधि होती है? तो वो अवधि होती है 10 वर्ष तक, अधिक से अधिक होता है। अगला कह रहा है कि कंपनी या उसका कोई अधिकारी 3 वर्ष के अंदर चूक की पुनरावृत्ति करता है तो जुर्माना हो सकता है। तो बता दें आपको कि 2 गुना जुर्माना किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अगला कह रहा है एक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्दों के अनुचित प्रयोग के लिए न्यूनतम दंड है। मतलब यदि कोई कंपनी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द का अनुचित प्रयोग करती है तो उस पर कितना दंड लगाया जा सकता है? तो 500 रुपये। अगला है कि लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्दों का अनुचित प्रयोग के लिए अधिकतम दंड की राशि क्या है? तो अधिकतम दंड की राशि आपका 1000 रुपया है, ठीक है ना। अगला है मिथ्या गवाही पर सजा, मतलब झूठी गवाही पर सजा की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? तो झूठी गवाही की सजा पर 3 वर्ष होती है। मिथ्या गवाही पर सजा की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ये तो न्यूनतम था 3 वर्ष, अधिकतम कितना होता है भाई? 7 वर्ष होता है, ठीक है। ये भी याद रख लीजिएगा, कहीं आ सकता है। अगला कह रहा है प्रबंधकीय अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति अधिक से अधिक कितने वर्षों के लिए हो सकती है? जैसे प्रबंधकीय अधिकारी कोई है, उसकी नियुक्ति या दोबारा नियुक्ति अधिक से अधिक कितने टाइम के लिए की जा सकती है? तो अधिक से अधिक 5 वर्ष के लिए की जा सकती है। अगला है एक कंपनी में किसी प्रबंधकीय अधिकारी की न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? मतलब कोई भी कंपनी है और मैनेजरियल पद पर है, मतलब प्रबंधकीय पद पर है, तो उसकी न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आय कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला कह रहा है कि प्रबंधकीय अधिकारियों को अधिकतम संपूर्ण पारिश्रमिक किसी वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ का कितना % तक दिया जा सकता है? बताइए, प्रबंधकीय अधिकारियों को अधिकतम संपूर्ण पारिश्रमिक कुल वित्तीय वर्ष में कितना दिया जा सकता है? तो आपसे बता दें, अधिक से अधिक 11%। एक क्वेश्चन आया था, उसी से रिलेटेड था, 11% तक। अगला है एक निदेशक या प्रबंधक को पारिश्रमिक देने का क्या तरीका है? एक निदेशक या प्रबंधक को पारिश्रमिक देने का तरीका क्या है? मासिक भी दिया जा सकता है, शुद्ध लाभ का एक निश्चित % भी दिया जा सकता है, आंशिक भी दिया जा सकता है, सभी, माने कोई भी कंडीशन अपनाया जा सकता है। अगला कह रहा है कि एक कंपनी के प्रबंधकीय अधिकारी हैं। एक कंपनी के प्रबंधकीय अधिकारी कौन कौन होते हैं? प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशक, प्रबंधक, उपयुक्त सभी, तो सब होंगे। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी की संपत्तियों का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? एक कंपनी की संपत्तियों का मूल्यांकन पंजीकृत मूल्यांकक नियुक्त होता है, उसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सही। फिर 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मूल्यांकक धोखा देने के उद्देश्य से अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसकी कितनी अवधि का कारावास हो सकता है? यदि मूल्यांकक धोखा देने के उद्देश्य से अधिनियम का कानून का उल्लंघन करता है तो कितने दिन का कारावास हो सकता है? तो उसे अधिक से अधिक 1 वर्ष का हो सकता है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी की रुग्णता के निर्धारण के लिए आवेदन किसके पास देना हो? यदि एक कंपनी बीमार हो जा रही है तो उसके लिए आवेदन किसके पास देना होता है? तो प्राधिकरण के पास देना होता है। ऑप्शन ए सही है। प्राधिकरण रुग्ण कंपनी के समापन का आदेश किसके रिपोर्ट के आधार पर देता है? कोई भी जो अथॉरिटी है वो यदि बीमार कंपनी के समापन का आदेश किसके आदेश पर देता है? तो आपसे मैं बता दूं कि कंपनी प्रशासक के आदेश पर देता है। आगे बढ़ते हैं।
55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राधिकरण कंपनी की रुग्णता का निर्णय आवेदन प्राप्ति के कितने दिन के अंदर कर लेगा। जैसे कोई प्राधिकरण है और कंपनी कोई रुग्ण हो जा रही है, बीमार हो जा रही है, तो उस पर निर्णय आवेदन प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर दे सकता है, तो 60 दिन के अंदर दे सकता है। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राधिकरण कंपनी की संपत्तियों को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए किसे आवश्यक दिशा निर्देश दे सकता है, किसे आवश्यक निर्देश दे सकता है। बताइए किसे दे सकता है भाई। अंतरिम प्रशासक को दे सकता है। अन्याय क्या कहलाता है, अन्याय किसे कहा जाता है। अन्याय का मतलब होता है जब संचालन के मूलभूत सिद्धांतों की उपेक्षा होती है, सदस्यों के हितों पर कुठाराघात होता है, कार्य अनुचित और निर्दयतापूर्ण होता है। उपयुक्त सभी सही है। अगला 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अन्याय तथा कुप्रबंध अधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। अन्याय तथा कुप्रबंध अधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है। कम से कम 100 सदस्य या उसका 1/10 भाग, जो दोनों में कम हो, सही है। बिना अंश पूंजी वाली कंपनी की दशा में कुल सदस्यों का कम से कम 1/5 भाग, केंद्रीय सरकार। उपयुक्त सभी, तो सही ऑप्शन सही है। अगला है कि गंभीर कपट जांच कार्यालय का प्रमुख कौन है। जो जैसे गंभीर कपट होते हैं उसके जांच कार्यालय का जो हेड होता है वो कौन होता है, तो वह निदेशक होता है। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंभीर कपट जांच कार्यालय के प्रमुख रूप से निदेशक की नियुक्ति होती है। गंभीर कपट जांच कार्यालय के प्रमुख के रूप में निदेशक की नियुक्ति होती है। किसके रूप में होती है। केंद्र सरकार द्वारा होता है, सदारियों द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा, प्राधिकरण द्वारा, किसके द्वारा होता है, तो केंद्र सरकार द्वारा। ऑप्शन ए सही है। एक कंपनी की दशा में जिसके पास अंश पूंजी नहीं है, जांच के आदेश कितने सदस्यों की प्रार्थना पर दिया जा सकता है। अंश पूंजी नहीं है लेकिन जांच का आदेश कितने मेंबर यदि उसका समर्थन कर देंगे तो हो जाएगा, तो वह 1/5 मताधिकार। ऑप्शन ए सही है। अगला है, एक निरीक्षक कितने समय तक निरीक्षण के दौरान कंपनी की पुस्तकों को अपने अधिकार में रख सकता है। जैसे कोई निरीक्षक है और जांच कर रहा है, तो जांच के दौरान उस कंपनी की पुस्तकों को अपने अधिकार में कितने टाइम तक रख सकता है, तो इसका सही ऑप्शन है 182 दिन तक रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। और अगला है कि निरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो निरीक्षक के रूप में केवल एक व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। वैसे तो मैंने इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन दिया था, लेकिन कुछ लास्ट में 5, 7, 10 क्वेश्चन और भी मिल गए तो मैंने ऐड कर दिया है, तो कोई बात नहीं। आप